नमस्ते। तो कौन जीत रहा है केरलम विधानसभा? इस वक्त जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो केरला में इलेक्शंस अभी चल रहे हैं। 9 अप्रैल है आज, और आज के दिन जो वोटिंग होगी उससे फैसला तय होगा कि क्या पिनारी विजयन वही रिपीट होंगे, क्या वो एक हिस्टोरिक हैट्रिक लगाएंगे या सीपीआईएम या जो लेफ्ट पार्टीज हैं, कम्युनिस्ट पार्टीज, उनका सुपड़ा भारत भर से साफ हो जाएगा। क्योंकि इससे पहले वेस्ट बंगाल से वो जा चुके हैं, त्रिपुरा से वो जा चुके हैं। इस आखिरी बेस्टियन जो बचा था कम्युनिस्ट पार्टीज का वो केरलम था। मैं ग्राउंड पे गया, 10 दिन वहां पे रहा, नॉर्थ से साउथ पूरा कवर किया है मैंने। अपने चैनल पे खूब सारे वीडियोस डाले हुए हैं और कई वीडियोस अपलोड करना बाकी हैं। केरलम प्लेलिस्ट मेरे चैनल पे जाके जरूर आप लोग चेकआउट करें और वीडियो को लाइक शेयर करें। हम इसके बाद आज ही रात को निकलेंगे तमिलनाडु के लिए और फिर उसके बाद वहां से निकलेंगे वेस्ट बंगाल के लिए। ग्राउंड पूरी कवरेज करेंगे हम लोग। और तो और आज असम के भी चुनाव है, मगर क्योंकि केरलम और असम साथ में कॉन्साइड कर रहा था तो, और असम एकदम क्लियर कट विक्ट्री है बीजेपी के लिए, तो इसलिए ज्यादा इंसाइटफुल हमें जो मिल सकता था वो केरलम में मिल सकता था। इसलिए मैंने केरलम को चूज किया। आई हैड टू चूज वन ना। ऑब्वियसली फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स भी रहते हैं जब आप ग्राउंड पे रिपोर्ट करने जाते हैं। क्विकली केरलम से एक फ्लाइट लेके असम जाके उसको भी कवर करना अगर मेरे बस में होता तो 100% मैं वो जरूर करता। मेरा बहुत मन था, मगर जैसा कि मैंने कहा फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स की वजह से नहीं जा पाया मैं। अब आगे जाने से पहले कि चर्चा करें कि हम लोग केरला में कौन जीत रहा है, ये वी डी सतीशन जी जो है कांग्रेस के, जो तमाम कांग्रेस की इन फाइटिंग के बाद उभर के एक चेहरा आए हैं जो शायद चीफ मिनिस्टर बनेंगे अगर यूडीएफ जो है वो जीती, या राजीव चंद्रशेखर जो है, जो भाजपा के सबसे बड़े चेहरे हैं केरला पॉलिटिक्स में, उनका क्या इस समय वहां पे रोल है, ग्राउंड पे मैंने क्या सेंटिमेंट्स पिकअप किए, उस पर चर्चा करें। उससे पहले छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट है, नीचे अगर आप देखेंगे तो सपोर्ट एक यूपीआई आईडी लिखी हुई है, आदित्य YouTube@PTSBI, और ऊपर राइट हैंड साइड पे एक आपको क्यूआर कोड भी दिखेगा। फर्स्ट टाइम अपने चैनल पे मैंने क्यूआर कोड अब इंट्रोड्यूस करना स्टार्ट किया है, सपोर्ट के लिए डिमांड करना, रिक्वेस्ट करना स्टार्ट किया है। इससे पहले चैनल पे कितने वीडियो हैं, कम से कम 250-300 से ऊपर वीडियोस हैं, राष्ट्रवादी मुद्दों पे ही वीडियोस बने हैं, और कभी मैंने क्यूआर कोड नहीं लगाया। बट अभी इट्स अ नीड, क्योंकि ग्राउंड को उतरना इज हेल लॉट ऑफ एक्सपेंसिव, और अगर आप मेरी मेहनत को सपोर्ट करेंगे तो बहुत इससे मोटिवेशन भी आएगा। तो प्लीज़ अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो क्यूआर कोड को स्कैन करें, और जो भी आपको लगता हो वो आप कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। इट विल बी वेरी बेनिफिशियल। अब हम लोग थोड़ा सा जल्दी से क्विकली रिकैप करेंगे। तो केरला के आपको पता है कि ये डिस्ट्रिक्ट्स हैं, और मैंने स्टार्ट किया था आपका जो वायनाड है वहां से अपनी जर्नी को बिगिन किया। वायनाड से हम लोग नीचे आए, जो नॉर्थ आपका केरला है वहां से नीचे आके हम सेंट्रल एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट में पहुंचे। वहां पे कोची, एर्नाकुलम कई जगह हमने कवर किया। एर्नाकुलम के अंडर में ही कोची आता है, बट कोची की ओवरऑल पॉलिटिक्स काफी डिस्टिंक्ट है। फिर हम नीचे फाइनली साउथ में जाते हैं जो ट्रेवनकोर बेल्ट है। तो मालाबार से कोची बेल्ट, कोची बेल्ट से ट्रेवनकोर बेल्ट साउथ में, और तिरुवनंतपुरम में जो मैंने ऑब्जर्व किया है वो तो अल्टीमेट ही था। तो हम सब पे एक डिस्कशन करेंगे। और मोदी जी वर्सेस राहुल गांधी क्या सिनेरियो है केरला में, एलडीएफ यूडीएफ का नेक टू नेक फाइट है या क्लियर कट विक्ट्री होगी यूडीएफ की, क्योंकि 10 साल बहुत होते हैं किसी सरकार के लिए पावर में रहते हुए, या हम लोग माइनॉरिटी एक्चुअल में किसका वोट है वहां पे, जो माइनॉरिटी आपका अराउंड 25 to 27% मुस्लिम्स हैं और 18 to 19% क्रिश्चियंस हैं। तो इतना बड़ा चंक जो माइनॉरिटीज का है, वो फाइनली किसके वोटर्स हैं, या मिक्स्ड वोटर्स हैं, या इस बार किसको वोट देंगे, उस पर भी हम बात करेंगे। अराउंड 30-35 सीट्स ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोटर्स इन्फ्लुएंस करते हैं, लिटरली डोमिनेट करते हैं। सिमिलरली 30-35 सीट्स ऐसी हैं जहां क्रिश्चियन वोटर्स डोमिनेट करते हैं। अराउंड 55 सीट्स ऐसी हैं जहां पे जो हिंदू वोटर्स हैं उनका अपना वर्चस्व है। और जो सिचुएशन है पॉलिटिक्स की उसी पे हम लोग को एज इट इज ही बात करना पड़ेगा। वी हैव टू कॉल अ स्पेड अ स्पेड। तो इस तरीके से वहां चल रहा है काफी। उसके अलावा बहुत सारी आउट ऑफ 140 सीट 71 जो आपका विनिंग मार्जिन है, विनिंग मार्क है, उसमें कई सीट्स ऐसी भी होंगी जो कि मिक्स्ड हैं। अराउंड 2.7 करोड़ वोटर्स हैं, सिंपल सिंपल अगर हम लोग जल्दी से स्टैट्स के बारे में बात करें। और यहाँ फीमेल वोटर्स जो हैं, मोस्टली जगह उनकी संख्या ज़्यादा है मेल वोटर्स से, ये भी अपने आप में एक एक्सेप्शनल केस है। और लिटरेसी के बारे में आपको पता ही है, केरला इज फेमस फॉर लिटरेसी, केरला इज फेमस फॉर इट्स सेक्युलरिज्म। तो अब क्विकली हम लोग वीडियो को स्टार्ट करेंगे। आपका फिलहाल का जो सीट प्रोजेक्शन अगर आप देखें तमाम जितनी भी एजेंसीज हैं,
तो वो सेफ खेल रही हैं, वो मार्जिन लेके चल रही हैं कि एलडीएफ को भी विक्ट्री मार्क दे रही हैं 60 to 72 और यूडीएफ को भी 66 to 78 में विक्ट्री मार्क दे रही हैं, यानी 71 को क्रॉस करा रही है। एनडीए यानी बीजेपी ही मेनली लीड कर रही है। अगर आपको देखना हो कि कोलिजन्स क्या हैं तो आप ये कोलिजन्स चेक कर सकते हैं पॉज करके। तो जो एलडीएफ है मेनली लेड बाय सीपीआईएम, वो उनका कुछ कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर है। ये 2021 के विधानसभा का मैं आपको दिखा रहा हूँ। और जो यूडीएफ है उसमें मेनली लेड बाय कांग्रेस और ये उनका स्ट्रक्चर है। और बीजेपी का जो है जो आपका एनडीए है यहाँ पे जो मेनली लेड बाय बीजेपी है, तो आप देख सकते हैं उनका बीडीजेएस एआईएडीएमके जो कि तमिलनाडु में भी अलायंस में है। और इस बार 2020 पार्टी एक है जो जिसका हेडक्वार्टर्स एर्नाकुलम में ही था, जहां मैं गया था। एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट के पास ही एक गांव है जहां से वो पूरा जो पार्टी है उसका ओरिजिन है। तो उस पार्टी का स्टार्ट हुई थी एक बिजनेसमैन के सीएसआर जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो ब्रांच होती है उससे। गांव अपने गांव तरफ और कई जगह मॉडल उन्होंने मॉडल टाउन्स बनाए एक तरीके का मॉडल, मतलब लोगों को काफी वेलफेयर्स दिए, अपना ग्राउंड गेन किया, धीरे धीरे ट्रैक्शन पाया, लोकल चुनावों में अच्छा परफॉर्मेंस किया और फाइनली वो ऐसी पोजीशन पे आ गए थे जहां पे वो भाजपा का ही वोट काट देते थे, क्योंकि जो भी एलडीएफ और यूडीएफ के कोर वोटर्स हैं वो तो उन्हीं की तरफ से, और जो नए लोग थे कुछ नया तलाश रहे थे वहां पे 2020 पार्टी भाजपा को डैमेज कर रही थी कई सीट्स पे। इसलिए भाजपा ने फिर 2020 पार्टी से अलायंस किया। ऑब्वियसली ऑन आप ऊपर देखेंगे मेन स्ट्रीम मीडिया में तो जो तमाम नेता हैं बड़े बड़े लीडर्स हैं वो इस तरीके की बातें नहीं करेंगे, वो यही बातें करेंगे कि भाई हमारी आइडियोलॉजी मैच करती है, हम लोग जनता की सेवा करना चाहते हैं। बट कुल मिला के दोनों ही पार्टी को समझ में आया कि एक दूसरे का ही वोट काटेंगे हम लोग तो कुछ होना नहीं है, तो वो लोग कोलिजन में आ गए। तो वो एक ऐसा फैक्टर है जिसपे हमने ग्राउंड पे पूछा भी है कि कितना उनका डोमिनेंस है क्या है, तो पीपल रियली लाइक दैट, क्योंकि उनका जो फंक्शनिंग का स्टाइल है वो प्रो प्रोग्रेसिव स्टाइल है, प्रो डेवलपमेंट स्टाइल है। और सीएसआर से कन्वर्टेड जो आप समझ लीजिए पॉलिटिकल पार्टी फॉर्मेशन होगी, तो उसका ऑपरेशनल तरीका जो है, अभी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो अपने आप को कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर देने का ट्राई कर रही हैं, इन द सेंस की चीज़ों को जितना रिसोर्सेज को जितना जुडिशली किया जाए और जितना इफिशियंसी बढ़ाई जाए, ये उल्टा रिवर्स हुआ है। एक इफिशियंट मैनेजमेंट सिस्टम ही एक पॉलिटिकल पार्टी बना है, तो ऑब्वियसली दे हैव गुड चांसेस, दे नो हाउ टू डू थिंग्स। बट राजनीति राजनीति है तो अलग ही चीज़ है। बाकी 2021 का क्विकली एक बार अगर आप रिजल्ट देखना चाहें तो ये रिजल्ट था। सबको पता है कि 2021 में ऑलमोस्ट 40 प्लस ईयर्स का रिकॉर्ड तोड़ते हुए सीपीआईएम यानी जो एलडीएफ है उसने सरकार रिपीट कर ली थी। एंटी इनक्यूबेंसी को साइड करते हुए पिनारी विजयन दोबारा चीफ मिनिस्टर बने थे और इस बार फिर पिनारी विजयन के ही फेस में चुनाव लड़ा जा रहा है। और पूरे केरला में नॉर्थ साउथ मैंने देखा एक ही बैनर दिखता है पिनारी विजयन जी का, उसके अलावा किसी का बैनर जो है वो दिखता ही नहीं है, उन्हीं का अपना बैनर है। बाकी जो मेन मुद्दा है कि क्या उनके फेस से फैटिग हुआ है लोगों को, क्या उनके फेस से लोग अब तंग आ चुके हैं और एंटी इनक्यूबेंसी बहुत बढ़ गई है। तो मुझे जो लगा था, अब मैं अगर अपनी ऑब्जर्वेशंस की बात करूं, मुझे जो लगा था कि ये चुनाव में मैं कवर करूंगा केरला में बीजेपी का जो ग्रोथ हो रहा है, ग्रोथ स्टोरी उसको, और प्लस जो यूडीएफ को लोग क्यों फेवर करते हैं यहाँ पे और तमाम चीजें वो, और एलडीएफ तो मुझे लगा था डाउनफॉल में ही होगी, मोस्टली 10 साल हो चुके हैं जहां पे लगातार रोटी पलटी जा रही थी केरला में 5-5 साल में, वहां पे वो 10 साल हो चुके थे तो चांसेस कम लग रहे थे। लेकिन आपको यकीन नहीं होगा, शॉकिंगली मैंने ये देखा कि पिनारी विजयन जी के खिलाफ तो लोगों का गुस्सा था ही नहीं, प्लस ग्राउंड पे भी एलडीएफ के खिलाफ एंटी इनक्यूबेंसी नॉर्मल पब्लिक में नहीं थी। जो मुझे कभी कोई यूडीएफ का वोटर टकरा गया तो बात अलग है, मगर नॉर्मल जो वर्किंग क्लास पीपल हैं जिनके कई बाइट्स में चैनल पर डालूंगा, दोबारा कह रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अभी बहुत सी फुटेज जो हमने रिकॉर्ड की है, हमने इन द सेंस मैं अकेला सोलो ट्रेवलर हूँ, सोलो लॉजिस्टिक्स मैनेज करना, सोलो हर जगह जा जाके सब कुछ कैमरा सेटअप करके लोकेशन देख के सेफली बाइट्स रिकॉर्ड करना, तमाम चीजें करते हुए इतनी फुटेज है, ट्रेवलिंग ही मैनेज कर रही है। आज सब रेडी किया है तमिलनाडु के लिए, अभी वेस्ट बंगाल के लिए रेडी करना है, तो थोड़ा सा मैं माफी चाहूंगा कि तो रियल टाइम फुटेज नहीं आ पाती है। बट तमाम जगह के स्ट्रीट बाइट्स और इंटरव्यूज हैं जिनसे आप खुद फिगर आउट कर लेंगे कि एंटी इनक्यूबेंसी उतनी नहीं है, तो एलडीएफ के बहुत स्ट्रॉन्ग चांस हैं। और यूडीएफ बार बार यही बात कह रहा है कि भाई एलडीएफ को बीजेपी वालों का, क्योंकि बीजेपी को पता है, एनडीए को पता है कि इस बार उनकी सरकार तो नहीं आने वाली है एनडीए की, तो वो एक थर्ड फ्रंट की तरह है जो काफी मेजर चंक वोट काटेंगे 2021 लोकसभा में। 2024 के लोकसभा में अप्रोक्सीमेटली 18-19% एनडीए ने वोट्स काट दिए थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और बीजेपी का यहाँ पे और एनडीए का जो यहाँ पे ग्राफ रहा है केरला में थोड़ा अप एंड डाउन जिगजैग रहा है, इसलिए
नंबर्स थोड़ा इधर उधर हो सकते हैं, बट मोटा मोटा आप मान के चलिए कि 14 से 15-16%, 14-18% का एक ब्रैकेट है जिसमें एनडीए जो है परफॉर्म करता है, जिसमें मेजर चंग बीजेपी का ही रहता है। तो इतना वोट अगर कोई काटने की क्षमता रखता है और बाकी 40-41% दोनों एलडीएफ यूडीएफ का मिला के, ऐसे 100% कंप्लीट होता है। तो ऐसा कोई फ्रंट अगर किसी एक का एक्चुअली साथ दे दे तो ऑब्वियसली सामने वाले को पसीने छूट जाएंगे। तो यूडीएफ का कहना है कि भाई एलडीएफ का साथ भाजपा वाले दे रहे हैं, वो लोग चाहते नहीं है कि किसी भी हालत में कांग्रेस की तेलंगाना, कर्नाटका और केरला तीनों जगह सरकार आ जाए। और तमिलनाडु में तो आपको पता ही है कि एआईएडीएमके सॉरी डीएमके जो है स्टालिन, उनकी है ही ऑलरेडी गवर्नमेंट, जो अब चुनाव में जाने ही वाले हैं। वहां का क्या रिजल्ट होगा उस पर हम कल से ही ग्राउंड से कवर करेंगे, कोयम्बतूर से कवर करेंगे। तो कोयम्बतूर क्योंकि बीजेपी का एक ग्रोथ बेस्टियन है, तो वहां से हम लोग देखेंगे क्या चल रहा है क्या नहीं। कोयम्बतूर से अन्ना मलाई जो है उनके बारे में चर्चा करेंगे कि क्यों नहीं वो जीत पाए लोकसभा। उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप बहुत ही प्रॉपरली तमिलनाडु कवर करेंगे, मदुरई हुआ, सेलम हुआ, चेन्नई हुआ, और भी कई स्पॉट्स हैं जो मेरे दिमाग में हैं, और हम निकल के हर जगह कवर करेंगे। पॉइंट बीइंग अगेन, केरला के चुनाव जो हैं, जब मैंने ग्राउंड पे समझा चीज़ों को, तो एलडीएफ इज कम्पीटिंग रियली वेल। कुछ पॉकेट्स में जहां पे 2021 में जो माइनॉरिटी वोट बैंक था, मुस्लिम वोट बैंक था, जो मेजरली कांग्रेस को वोट देता है, लोकसभा के टाइम पे सारे के सारे माइनॉरिटी वाले एक मुश्त होकर कांग्रेस को वोट देते हैं, यानी यूडीएफ को वोट देते हैं। इसीलिए 20 में 18 सीट्स अप्रॉक्स निकाल के ले गई थी यूडीएफ आपका 2024 के लोकसभा में। तो लोकसभा के टाइम पे पूरा माइनॉरिटी का जो चंक है, ये 45% के आसपास जो भी चंक है, ये एकदम से कांग्रेस की तरफ ही वोट करता है। जब आप विधानसभा की बात करते हैं तो ये लोग थोड़ा डिवाइड होते हैं। कुछ लोग कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी या कम्युनिस्ट का जो वे ऑफ पॉपुलिस्ट वे ऑफ डूइंग थिंग्स है और तमाम वेलफेयर स्कीम्स हैं, इन सब चीज़ों को फेवर कर देते हैं और डिवाइड हो जाते हैं। मगर मेजरली जो रियलिटी है वो यही है कि चाहे क्रिश्चियन वोट बैंक हो, चाहे मुस्लिम वोट बैंक हो, भाजपा कितना भी ट्राई कर ले उनसे फ्लर्ट करने का, कितना भी ट्राई कर ले सेंधमारी का, सेंधमारी भले ही कभी कभी कर सकते हैं स्पोरेडिकली, बट ओवरऑल कई लोगों से मेरी बात हुई जो कैमरे पे आके नहीं बोलना चाहते थे, तो ओवरऑल उनके दिल में तो कांग्रेस ही बसती है। उनके लिए जो लीडर है वो मोटा मोटा चंक का राहुल गांधी ही है, गांधी फैमिली ही है। उनका वो सेकुलरिज्म और तमाम चीजें आप समझ सकते हैं कि उसी को वो लोग फेवर करते हैं। एफसीआरए, जब मैं ग्राउंड पे कवर कर रहा था तो एफसीआरए अमेंडमेंट बिल को लेके एकदम से चर्चा स्टार्ट हुई थी, और उसी समय कितने ऐसे लोग थे जो कि जिन्होंने ये बात कही कि बीजेपी को कंसिडर कर रहे थे वो लोग, क्रिश्चियंस और क्रिश्चियंस खासकर। बट एफसीआरए के बाद जो क्योंकि हर ग्रुप अपने सोशल सर्कल एक बना के रखता है, अपने उनकी बैठकें होती है, तमाम चीजें होती हैं, व्हाट्सएप ग्रुप से लेकर तमाम उनका अपना कम्युनिकेट करने के तरीके होते हैं, तो तुरंत इन्फॉर्मेशन डाउनफ्लो कर जाती है। तो जो बॉटम लेवल पे कई लोग सोच भी रहे थे कि एक विकल्प जो भाजपा है उसको ट्राई किया जाए, क्योंकि आपको पता है कि जो लव जिहाद जो था उसको लेके क्रिश्चियन कम्युनिटी काफी सीरियस थी। मुनाम्बम एक जगह थी, मैं वहाँ गया भी था, कोची के पास में है। वहाँ पे वकफ ने जो जमीन क्रिश्चियंस की जो जमीनें हैं उन पे जो दावा ठोका है, उसको लेके जो मतलब काफी जोरों शोर से चर्चा पिकअप हुई थी। तो उसके बाद एक क्रिश्चियन आउटरीच का प्लान पूरा भाजपा ने बनाया था। क्रिश्चियंस में भी एक डिवाइड है। मैं इस वीडियो को बहुत टेक्निकल नहीं रखना चाह रहा, मैं केवल अपनी स्टोरी जो मैंने ग्राउंड पे ऑब्जर्व किया है उसको बताना चाह रहा हूँ। बट क्योंकि अगेन इतना इंटरेस्टिंग पूरी 10 दिन की जर्नी रही है, तो आई कैन नॉट स्टॉप माई सेल्फ। तो क्रिश्चियंस में भी आपको सीरियन क्रिश्चियंस अलग हैं, और जो यहाँ के कन्वर्टेड लैटिन कैथोलिक क्रिश्चियंस हैं वो अलग हैं। तो सीरियन क्रिश्चियंस वहाँ के टॉप पे हैं, वो सबसे ज़्यादा रिच हैं, और सारा पॉलिटिकल क्लाउड से लेकर हर चीज़ स्ट्रॉन्ग उनका ही है। और आयरॉनिकली बीजेपी उनको ही आउटरीच करने का ट्राई कर रहा है, और जो तब की अभी तक वो लोग ट्रेडिशनली कांग्रेस के ही प्योर सपोर्टर रहे, बट बीजेपी उनको आई कर रहा है टारगेट करने का। उसके बाद आपके अलग अलग वेराइटीज के जो क्रिश्चियन समुदाय हैं, पोस्टल क्रिश्चियंस अलग हैं, आपका इवेंजेलिक क्रिश्चियंस हैं, तमाम है। तो ये बाकी जो जितने भी क्रिश्चियन क्लासेस हैं ये थोड़ा पॉलिटिकली थोड़ा डिस्पर्स है। इनका वोटिंग पैटर्न कोई ऐसा एक चंक की तरह नहीं है। ट्रेडिशनली ये लोग एलडीएफ को प्रेफर करते हैं, क्योंकि एलडीएफ पॉपुलिस्ट स्कीम्स जो है इनको अट्रैक्ट करती हैं। तो इस बार भी क्या ये एलडीएफ की तरफ जाएंगे या नहीं, इसमें बहुत क्लैरिटी से नहीं मिल पा रहा था विजन, क्योंकि इन लोग का यही मानना था कि भाई 10 साल हो गया। कई ऐसे भी लोग जिनको फैटिग हो गया कि हाँ ठीक है 10 साल एलडीएफ ने काफी कुछ किया, अब एक चेंज होगा, तो यूडीएफ जब आएगी तो कम से कम 1 साल तो अच्छा कार्य करेगी ही, और उसके बाद 4 साल आपको पता ही है कि लोग क्या करते हैं, फिर अंतिम का 6 महीने चुनाव से पहले दोबारा अच्छा कार्य करते हैं। 1.5 साल का कार्यकाल होता है किसी पार्टी का मोटा मोटा। तो वो फैटिक फैक्टर की वजह से क्या होगा वो अलग चीज है।
मुस्लिम वोट बैंक जो है 2021 में जो शिफ्ट हो गया था पूरा का पूरा पिनारी विजयन जी को ऑलमोस्ट, जो नॉर्थ बेल्ट थी, मालाबार बेल्ट थी, वहां पे इतनी अच्छी परफॉर्मेंस की थी इन लोगों ने, एलडीएफ ने। ओवरऑल मुस्लिम वोट बैंक में क्यों उनको मिला था? क्योंकि ट्रेडिशनली ये यूडीएफ कांग्रेस के ही वोटर्स हैं, मगर 2021 के आसपास जब चुनाव था तो एनआरसी, सीईए इस तरीके के मुद्दों को लेके पिनारी विजयन ने, सीपीआईएम ने जो स्टैंड लिया था बीजेपी गवर्नमेंट के अगेंस्ट, उसको देख के कहीं ना कहीं इस वोट बैंक को लगा कि हाँ ठीक है, बीजेपी के अपोजिशन में ही है ये लोग, मतलब एक तरीके से 180 डिग्री ही है, तो इनको भी दोबारा फेवर किया जा सकता है। तो उस तरीके के कॉम्प्लिक मतलब कैलकुलेशंस लगा के वोट किया गया था। लेकिन लोकसभा के टाइम पे लोग किसको वोट करते हैं, इस पर डाउट मत रखिएगा। अब अगेन कमिंग बैक कि हमने ग्राउंड पे और क्या ऑब्जर्व किया, जस्ट लेट मी, एंटी इंक्यूबेंसी फैक्टर के बारे में हमने बात करी ली है, बेयर मिनिमम है। आप जबरदस्ती किसी से बुलवा ही दें तो बात अलग है, बोर्डम फैक्टर हो सकता है, बोर्डम हो जाता है कई बार, एंटी इंक्यूबेंसी नहीं, लोगों की नाराजगी वहां पे नहीं थी, बोर्डम में कि हाँ ठीक है अब किसी दूसरे को चांस देते हैं, अलग चीज है। बीजेपी एक्सेप्टेंस के बारे में एक मैंने बहुत बड़ी चीज ऑब्जर्व की, बीजेपी का जितना वोट वहां आते हैं उससे ऑलमोस्ट दुगने मुझे लगता है वोट वहां आने की संभावनाएं हैं, जो लोग हैं जो चाहते हैं वोट देना भाजपा को। लेकिन एक दबे हुए स्वर में एक जो माहौल होता है ना किसी जगह का, उस माहौल से पीयर प्रेशर में कई लोग बाहर नहीं आ पाते। तो कई लोगों ने ऑफ कैमरा भी मुझसे इस तरीके से डिस्कशन किए हैं कि बीजेपी पे यहाँ पे कम्युनल पार्टी होने का, डिविजिव पार्टी होने का इतना ज्यादा लेवल है कि उनके साथ कोई अगर अपने आप को वर्बली भी एसोसिएट करना चाहे तो उसको स्टिग्मेटाइज करके, स्टीरियोटाइप करके, जिस तरीके से कहते हैं ना कि एक बहिष्कार जो उसको फेस ऑफ करना पड़ेगा, तो वो देखते हुए लोग अभी नहीं चाहते हैं कि अभी माहौल इतना खराब है कि सीधा आपको स्टिग्मेटाइज ही कर दिया जाएगा। तो फिर इस समय अपना स्टैंड लेना या बोलने से बेटर है कि 5 साल और रुक जाओ। मैंने एक ऑटो वाले के साथ भी इंटरव्यू किया था, वो इंटरव्यू डाला भी हुआ है मैंने, तो उसने भी एकदम क्लियरली बोला कि आप 2031 में देखना, 2031 में यहाँ पे जो लहर होगी भाजपा की, भाजपा पूरा केरला भी ले सकता है, उसका ये मानना था। और ये फैक्ट है, ये फैक्ट मैं भी डबल वेरीफाई कर सकता हूँ। मैंने इतने लोगों से बात की जिनका बीजेपी को लेके ऐसा कोई गुस्सा वगैरह नहीं था, और वो भी बस यही हिंट दे रहे थे कि वो टैग लगा हुआ है डिविजिव पार्टी का तो उसको कंसिडर यहाँ लोग नहीं करते, तो उनका अपना मन हो भी तो भी वो नहीं कर सकते थे। तो बीजेपी के लिए बहुत अच्छे संकेत है वहां से। पिनारी विजयन जी के लिए एक जो प्रॉब्लम हो सकती है अगर टेक्निकल बात करें तो, इनके रिबेल्स बहुत सारे थे। 10 साल जब हो जाती है पार्टी पावर में रहती है तो आपको पता ही है कि सबकी महत्वाकांक्षाएं, अपनी पानी और तमन्नाओं की तासीर है कि आगे बढ़ते जाना, तो महत्वाकांक्षाएं बढ़ती है, लोग महत्वाकांक्षाओं में फिर अपने लीडर से रिवोल्ट करते हैं, हायरार्की में लैडर क्लाइम करना चाहते हैं। और फिर पिनारी विजयन जिस तरीके से कैंपेन चला रहे हैं, टोटली अपने पे बेस्ड, केवल एक फोटो दिखती है नॉर्थ से पूरे साउथ केरला तक, केवल पिनारी विजयन का एक बैनर, जो मैंने अपने चैनल पे पोस्ट सेक्शन में कई जगह डाला भी होगा, और पोस्ट सेक्शन पे मैं कई बार क्यूआर कोड भी डालता हूं, तो अगर आप सपोर्ट करना चाहें तो प्लीज सपोर्ट कर सकते हैं। दोबारा रिपीट कर दूं, चैनल को सब्सक्राइब करें, आपका सब्सक्रिप्शन ही मेरी ताकत है। ऊपर दिए क्यूआर कोड पे जो भी आप कंट्रीब्यूशन, डोनेशन, सपोर्ट जो आप करना चाहें, अगर आप करेंगे तो वो उससे मेरी बहुत हेल्प होगी। और अगर सपोर्ट अभी तक टिल डेट 10 दिन मैंने केरला की जर्नी कर ली और तमाम चीजें कर ली, सब अपने ही एक्सपेंस पे किया है, टिल डेट एक भी कंट्रीब्यूशन नहीं आया। सो अगर आप वेट कर रहे हैं, यू कुड बी द फर्स्ट वन एंड इट विल रियली मीन अ लॉट टू मी। नाउ कमिंग बैक अगेन, अगर हमें कंट्रीब्यूशन इतना डिसेंट आ गया कि वहां से मैं असम भी जा सकता हूँ, अब इलेक्शन भले ही हो चुका हो लेकिन पोस्ट रिजल्ट 4 मई को ही सबके आने हैं, तो हम असम में भी कुछ कुछ एरियाज को, कुछ कुछ इश्यूज को कवर कर सकते हैं। खैर एनीवेज, कमिंग बैक टू द टॉपिक, पिनारी विजयन के जो रिबेल्स हैं वो लोग कितना नुकसान करेंगे कितना नहीं, किसी को अभी उसका गेज नहीं कर सकते। बीइंग अ फॉर्मर पॉलिटिकल कंसल्टेंट जिसने डे इन डे आउट लोकसभा चुनाव के टाइम पे काम किया है, लिटरली देखा है चीजों को, और एक से एक धुरंधरों से, पॉलिटिकल राजनीतिक धुरंधरों से मेरी बातचीत हुई है, चर्चाएं हुई हैं, तो अपनी पॉलिटिकल समझ जो मैंने डेवलप की है आज इस एज में, मैं एक चीज समझ सकता हूँ कि चुनाव को प्रिडिक्ट तो कोई नहीं कर सकता, सेंटिमेंट्स को, पल्स को आप थोड़ा बहुत पकड़ने का ट्राई कर सकते हैं। और अभी असम जैसा स्टेट जो कि एकदम क्लियर कट विक्ट्री जैसा लग रहा है, उसको लेके भी अगर आप देखें तो हेमंत बिश्व शर्मा अभी तक, कल तक भी काफी वर्कडअप है, लगातार मेहनत कर रहे हैं। मतलब वो आदमी एक पल को भी शांत नहीं बैठ रहा है कि आप लाइटली ले ही नहीं सकते चुनाव को। अब की बार 400 पार के बाद 240 जो हुआ, तो सबको पता है चुनाव में कुछ भी हो सकता है। तो ये रिबेल्स कितना नुकसान करेंगे, या फाइनली वोट डालते समय लोग एकदम से चेंज जो है उसके लिए डाल ही देंगे कि चलो 10 साल बहुत हो जाता है, अब चेंज ले ही आते हैं एक बार अपने जीवन में ही, क्योंकि पॉलिटिक्स हम सबको गवर्न करती है, और इस चक्कर में यूडीएफ को वोट डाल देंगे तो बात अलग है। वरना एलडीएफ के चांसेस काफी सॉलिड है,
और कांग्रेस की भी इनफाइटिंग काफी थी, लेकिन वो सॉर्ट आउट कर लिया गया ऐसा बताते हैं, लेकिन उनका कोई फेस नहीं है अभी तक चुनाव लड़ने का। वी डी सतीशन के ही सबसे मैक्सिमम इंटरव्यूज हैं, फेस इनफॉर्मली यही दिख रहा है, मगर फॉर्मली अभी भी इनका कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई है। कांग्रेस ने भी भाजपा से कॉपी कर लिया स्टाइल कि पहले से ही अनाउंस मत करो, क्योंकि क्या होता है फिर फैक्शनलिज्म हो जाता है। जिस पार्टी के अंदर अगर 3 लीडर्स हैं जिनकी महत्वाकांक्षा है चीफ मिनिस्टर बनने की, उनके अपने अपने कैडर्स का वोटर बेस है, सब एक तरीके का सपोर्ट बेस है, अपने अपनी लॉबी है, तो वो लॉबी बाकी दो की फिर इनएक्टिव हो जाती है अगर किसी एक को अनाउंस कर दिया जाए। और कई बार देखा गया है कि वो लोग पॉल्यूट करके अपोजिशन से सैबोटेज भी कर देते हैं। तो इसलिए ये पॉलिसी हो गई कि भाई अनाउंस ही मत करो कि कौन बनेगा। आपने देखा भाजपा ने ये स्ट्रेटेजी बहुत पहले ही क्रैक कर ली थी। तो वी डी सतीशन जो है काफी ट्राई कर रहे हैं, अपने जो कैंपेन्स वगैरह हैं एग्रेसिवली प्रमोट कर रहे हैं, इंटरव्यूज दे रहे हैं, सब कुछ है। बट ग्राउंड पे पिनारी विजयन जो है उनका ही नाम सबसे ज्यादा है। और उसके अलावा राहुल वर्सेस मोदी के डिबेट में अभी फिलहाल, क्योंकि वो भाजपा का मैंने आपको बताया क्योंकि माहौल नहीं है वहाँ पे, तो ज्यादा फेवर लोग राहुल गांधी को करते हैं कि ही शुड बी द पीएम, उस तरीके का। तो वो खैर एक अलग ही सिनेरियो है। प्रियंका गांधी वायनाड में भी था, मैं मैंने वायनाड के कई लोगों से बातचीत की, समझा कि राहुल गांधी कितना आते हैं कितना नहीं आते, तो उस पर कोई बहुत स्पेशल जवाब नहीं आता उन लोगों का क्लैरिटी से। बट हाँ, पसंद है, पसंद है, राहुल गांधी फैमिली उनको पसंद है। तो ऐसा उनका अपना एक स्टेटस क्यू कह लो या जो भी है, प्लस डेमोग्राफी नॉर्थ की तो अलग ही है। वहाँ पे मुस्लिम वोट बैंक का डोमिनेंस है, और आपको पता है कि वो भाजपा को नहीं प्रेफर करता है, और भाजपा के अगेंस्ट जो भी स्टैंड लेता है मोस्टली दे ट्राई टू अलाइन विद देम। तो राहुल गांधी प्रियंका गांधी का इस तरीके का वहाँ पे एक, आप ये सोचो, प्रियंका गांधी बाईपोल्स वायनाड में जीत के वहां से सांसद हैं, और उनको चुनाव प्रभार दिया गया असम का। जो व्यक्ति का स्टेक है, लिटरली इक्विटी है केरला में, उसको तक वहां का प्रभार नहीं दिया गया। तो कांग्रेस के टॉप लीडरशिप में तक इतना इनफाइटिंग, तो ये लोग स्टेट को अपने गवा देंगे, क्या करेंगे, ये तो भगवान ही जाने। और अगर मैं आपको मुद्दों के बारे में बताऊं तो केरला के मेन जो मुद्दे हैं वो मुझे लगा ग्राउंड से कि यूथ के खासकर जॉब का ही है। उनका यही कहना है कि सरकार ने एनफ इंफ्रास्ट्रक्चर या एनफ कंपनीज को अट्रैक्ट नहीं किया कि हमें उस तरीके की जॉब मिले जो हम डिजर्व करते हैं। क्योंकि केरला में कम्युनिस्ट पार्टी जब से आई 1957 से, वर्ल्ड की पहली डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड कम्युनिस्ट गवर्नमेंट केरला में, तो उसके बाद से उन लोगों ने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है HDI, उस पर ही मेन फोकस किया, हेल्थ केयर, एजुकेशन, इस तरीके की चीज़ों पे मेन फोकस किया। और कम्युनिज्म एज एन आइडियोलॉजी, मार्क्सिस्ट हो चाहे आपका माओइस्ट हो चाहे आपका लेनिन हो, जो भी हो, मतलब मोटा मोटा उनका एक पॉपुलिस्ट कल्चर ही रहता है कि सबको ऑलमोस्ट उसमें कोई एक क्लास डिवाइड नहीं होना चाहिए कि टॉप पे ये लोग बैठे हुए हैं और बाकी लोग जनता जो है वो सर्वेंट, ऐसा नहीं है। उनका है कि एक लूप होना चाहिए जिसमें सब लोग ऑलमोस्ट इक्वल हैं। वो ऑन थियोरेटिकल वैसा होता है, रियलिटी में कम्युनिज्म बहुत अलग ही थ्योरी है। और इंडिया में तो जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म ने जो किया है, जो अब जाके नक्सलिज्म और माओवाद जो था, ये सब माओइस्ट जो है उनका आतंक जो अब खत्म हो रहा है, ऑलमोस्ट हो ही गया, 31 को ऑफिशियली खत्म हो गया। तो जो नुकसान किया है वो अलग किसी और दिन की चर्चा का मुद्दा है। तो कमिंग बैक टू द टॉपिक, जॉब क्राइसिस, लिटरली ग्राउंड पे बहुत सेंटिमेंट था। और कांग्रेस का ये पिच करना कि हम आएंगे तो यहाँ केरला मॉडल को एक रिवैम्प करेंगे और जॉब को प्रमोट करेंगे, जो आपके कॉर्पोरेट्स हैं उनको अट्रैक्ट करेंगे, जो भी जॉब प्रोवाइडर्स हैं उनको इस तरीके का स्कीम्स प्रोवाइड करेंगे, वेलफेयर देंगे, मतलब कुल मिला के सरकार चाले जो चीज़ वो होती ही है, तो वो लोग प्रमोट करना चाहेंगे एंटरप्रेन्योरशिप को और तमाम आपके जो इस्टेब्लिश्ड MNCs वगैरह हैं शायद उनकी ग्रोथ को। तिरुवनंतपुरम ऑलरेडी IT के लिए काफ़ी अच्छा उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है। कोची भी एक मेट्रो सिटी है। कोची तो मुझे बहुत प्यारा लगा, मतलब कि जितनी तारीफ करूँ उतना कम है, इतना स्पिक एंड स्पैन क्लीन। और केरला में एज ए टूरिस्ट मैं पहले भी कई बार जा चुका हूँ, मगर इस बार तो पूरा ग्राउंड पे कवरेज ही था, धूप में जो भी हो कैसे भी करना ही था, तो घूम उतना नहीं पाया मैं। लेकिन जो नजरें पड़ रही थी जगहों पे, जैसे कोची का ही अगर मैं आपको उदाहरण दूं, जो क्लीनिनेस है, जो वहाँ के लोगों का अपने जहाँ वो रहते हैं उसको साफ रखने का, उसको अच्छा रखने का जो मन में विचार है ना, वो मुझे बड़ा अट्रैक्ट किया। कई लोगों ने ऑन कैमरा बाइट्स दी हैं कि आप केरला के लिए क्या चाहते हैं, आप वोट क्यों देते हैं, तो बोले कि बस एक अच्छा साफ सुथरा केरला हो। तो सफाई को लेके इतने पेक्युलर हैं वो लोग, तो मुझे वो देख के काफी बढ़िया लगा। आगे क्या होगा केरला में वो तो भगवान ही जाने, बट फिलहाल गॉड्स ओन कंट्री इज मतलब वर्थ विजिटिंग वन टाइम। और मतलब मल्टीपल टाइम भी आप जा सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज। बाकी
मैंने कई सवाल किए थे जिसमें कुछ मैंने क्विकली नोट करके मैं लाया हूँ। कैंडिडेट देखते हैं लोग वोट डालते समय, या पार्टी आइडियोलॉजी देखते हैं, या मैनिफेस्टो देखते हैं। इस तरीके के जो क्लिशे क्वेश्चंस होते हैं सबके जवाब भी बड़े ही वैलिड थे। कोई ऐसा एक इंसाइट निकालना मुश्किल था। हर क्लास के लोग अलग अलग चीज़ देख के वोट डालते हैं। और जो मेन हमने पिकअप किया है सेंटीमेंट ग्राउंड से, अब मैं इस वीडियो को रैप अप करना चाहूँगा क्योंकि मुझे और तैयारी करनी है तमिलनाडु निकलने के लिए, पैकिंग से लेकर तमाम चीज़ें। तो जो मेन चीज़ मैंने ऑब्जर्व की वो यही था कि यहाँ का वोटर कुछ भी कर सकता है। यहाँ पे कोई एक सुर में आप यूडीएफ जीते कि 10 साल हो गए एलडीएफ को, ये नहीं कह सकते। आप ये भी नहीं कह सकते कि लोग एलडीएफ से इतने खुश हैं कि कंटिन्यू ही करा देंगे, हैट्रिक दिलवा देंगे। और उनको इस बात से फर्क पड़ता है कि अगर उन्होंने इस बार एलडीएफ को वोट नहीं डाला तो कम्युनिस्ट पार्टी पूरे पैन इंडिया लेवल से गायब हो जाएंगी और 1957 के बाद ये एक हिस्टोरिक चीज होगी। उन सब चीज़ों से ग्राउंड पे लोगों को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। केरला एक लिटरेट स्टेट है और वहाँ पे जो लोग हैं प्रोग्रेसिव माइंडसेट, लार्जली जो चंक है प्रोग्रेसिव माइंडसेट रखता है। और उनका मानना यही है कि उनको क्या बेनिफिट सरकार इमीडिएटली, मतलब इमीडिएटली क्या जो टेंजिबल बेनिफिट प्रोवाइड कर सकती है, दे बाय दैट, नॉट इनटू बिगर लार्जर नैरेटिव्स व्हिच आर नॉट टेंजिबल इमीडिएटली और नॉट कैशेबल इमीडिएटली। तो इसलिए मुझे यहाँ की क्राउड देख के और यहाँ के ग्राउंड सेंटिमेंट जो मैंने पिकअप किए, यही मेरा फाइनल वर्डिक्ट होगा कि आज के चुनाव के वोटिंग पैटर्न, मतलब एग्जिट पोल से भी ऐसा कुछ आप नहीं निकाल सकते। जो ग्राउंड से मैंने देखा, मैं उसके बारे में अगर बताऊं तो 4 तारीख को लिटरली मेरी नज़रें केरला पे बहुत ज़्यादा टिकी होंगी, क्योंकि मैं बाकी चुनाव भी कवर करूंगा लेकिन केरला की ऑडियंस ने जितना वेरिड रिस्पॉन्सेज दिए हैं, केरला के ऑडियंस ने जितना वेरिड डिमांड्स रखी हैं और जितना शांतिपूर्ण तरीके से फेस्टिविटी की तरह यहाँ पे इलेक्शन सेलिब्रेट किया जाता है। मैंने कई वीडियो चले भी अपने एक्स पे, जो मेरा हैंडल है उसमें, ढोल नगाड़े बजाते हुए रैलीज निकलती हैं, लोग ट्रेडिशनल डांस कर रहे हैं, तमाम चीज़ें होती हैं, कहीं पे लोग खड़े होकर गाना गा रहे हैं। तो बड़ा ही मज़ेदार माहौल था। और मैं लिटरली बताऊं, वन नेशन वन इलेक्शन को सपोर्ट मैं वैसे करता हूँ क्योंकि फाइनेंशियली और देश के लिए तमाम कई आयामों में वन नेशन वन इलेक्शन इंपॉर्टेंट है, मगर चुनावों का अपना एक अलग मजा है। और ग्राउंड पे कवर करके मुझे इतना अच्छा लगा कि मुझे लगता है कि इलेक्शंस हर साल एक आध दो स्टेट में होते रहे ना, वही पैटर्न अगर चले तो भी कोई बहुत बुरी चीज़ नहीं है। करप्शन और तमाम चीज़ें जो हैं उनको अब हटाने का प्रयास किया जा सकता है और इफिशिएंट बनाया जा सकता है सिस्टम्स को, कि पार्टीज काम पे भी ज़्यादा फोकस करें। हो सकता है पार्टी में एक चेंबर बनाया जा सकता है, मतलब कुछ प्लान इस तरीके से किया जा सकता है कि काम पे इफेक्ट ना पड़े, इफिशियंसी पे इफेक्ट ना पड़े सरकार की, जो भी सरकार परफॉर्म कर रही है स्टेट में। लेकिन चुनाव होते रहने चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। आपकी क्या राय है इस बारे में? आपकी क्या राय है केरला की मेरी जो जर्नी थी, जिसको मैंने नटशल में जल्दी से एक ब्रीफ दिया है आपको, और इलेबोरेटिव वीडियो में ट्राई करूंगा कि शाम को निकलने से पहले मैं एक लाइव सेशन करूं जिसमें हम और इलेबोरेटिवली, तब तक वोटिंग भी हो जाएगी, उस पर चर्चा करें। और जो फैक्ट्स थे उनको आपको ध्यान में रखना ही होगा। 30-35 सीट्स मुस्लिम्स कंट्रोल करते हैं, 30-35 सीट्स क्रिश्चियंस। क्रिश्चियंस जो मिडिल में कंसंट्रेटेड है, मुस्लिम्स मालाबार टॉप में, और मोस्टली हिंदू साउथ में आपको ज़्यादा आपको मिलेंगे। और थिरुवनंतपुरम से सबसे ज़्यादा चांसेस हैं भाजपा के। वहाँ पे थिरुवनंतपुरम लोकसभा के अंदर में अराउंड 7 विधानसभा है, उसमें एटलीस्ट 3 या 4 वहाँ से लोग प्रेफर कर रहे हैं, मतलब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाजपा वहाँ से अच्छा करेगी। फिर आपका मिडिल बेल्ट से कुछ सीट्स की एक्सपेक्टेशंस हैं, और सिमिलरली नॉर्थ में पलाक्कड़ वगैरह इस तरीके का, नॉर्थ केरला से कुछ सीट्स की एक्सपेक्टेशन है जहाँ मोदी जी भी गए थे पलाक्कड़। तो यहाँ पे एक आयरनी है कि यहाँ पे हिंदू पॉकेट्स हैं। तो ऑल ओवर इंडिया उल्टा होता है कि माइनॉरिटी के अपने पॉकेट्स बताए जाते हैं, तो यहाँ पे उल्टा है। तो नॉर्थ में भी कुछ पॉकेट्स हैं जहाँ पे एक्सपेक्टेशंस हैं। भाजपा पूरी ताकत से ये चुनाव लगभग 30-35 सीटों पर लड़ रही है। ये वही सीट्स हैं जो 2024 लोकसभा में भाजपा ने लीड किया था। उसमें से 11 सीट्स में 10-11 में भाजपा सेकंड नंबर पे रही थी, और बचे हुए 8-10 में भाजपा ने लोकसभा के टाइम पे काफ़ी अच्छा वोट शेयर गेन किया था। तो उन्हीं को विधानसभा में ब्रेक डाउन करके भाजपा अपना स्ट्रेटेजी बना के लड़ रही है। अब इसमें से कितनी सीट निकालेगी वो वक्त बताएगा। जैसा सर्वे है 5 से 11 यहाँ पे दिखा रहे हैं, तो मेरा भी अनुमान ऑलमोस्ट इतना ही है कि 5 बेयर मिनिमम रख सकते हैं। हारने को तो कोई, आप अपनी स्ट्रॉन्ग होल्ड सीट 5 वोट से भी हार सकते हैं, 10 वोट से भी हार सकते हैं। तो स्ट्रॉन्ग होल्ड अगर भाजपा का 15 सीट पे है तो हारने को भाजपा सारी भी हार सकती है, 0 सीट भी आ सकती है। लेकिन अगर
जितना ही होगा तो किस्मत साथ होगी, तो आप हो सकता है 2000-3000 मार्जिन से 500-500 के मार्जिन से रिवर्स केस हो जाए और आप 10-11 सीट आराम से निकाल ही लें। तो लेट्स सी क्या होता है। मेजर डेवलपमेंट यही है कि 2031 तक एक्चुअली भाजपा यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग फॉर्मिडेबल फोर्स बनेगी, क्योंकि आज जो पीयर प्रेशर में भाजपा को खुल के सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं कि उनका बॉयकॉट ना हो, वो लोग आगे आके मुझे लगता है आगे आने वाले समय में काफी अच्छा रोल प्ले करेंगे केरला में। इसी के साथ इजाजत चाहूंगा, और जर्नी को मेरी सपोर्ट करना चाहें आप लोग तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें, और टॉप पे दिए क्यूआर कोड पे स्कैन करके, और नीचे यूपीआई आईडी भी फ्लैश हो रही है, यूपीआई आईडी पे आप सपोर्ट कर सकते हैं। एनी कंट्रीब्यूशन इज अ कंट्रीब्यूशन एंड इट विल मीन अ लॉट। नमस्ते, जय हिंद।